Hello friends, Namaskar. Welcome to Look Talks for professional medical guidance, for spirituality and meditation, life coaching, personality development and travelogues. Thank you very much to be a part of my online YouTube family. Thank you very much. I welcome to you all. Thank you. नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत कॉमनली देखे जाने वाली कंप्लेन किसी भी डॉक्टर के पास में, और वो है लो बैक पेन, कमर में होने वाली दर्द के बारे में अपन आज चर्चाएं करेंगे। मित्रों, कुछ FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हम देखते हैं, सुनते रहते हैं अक्सर, आज मैंने सोचा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ताकि अक्सर लोग जो प्रश्न अक्सर हमसे पूछते रहते हैं, मुझे ये लगा कि इस पर वीडियो बनाने से निश्चित रूप से कतिपय लोग लाभान्वित हो पाएंगे। तो मित्रों, एक पहला प्रश्न है कि ये कौन सी डॉक्टर्स हैं, कौन से स्पेशलिटीज़ हैं जो ये प्रॉब्लम लो बैक पेन की डील करते हैं। ये जो ट्रेंड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं, ये कौन से स्पेशलिटीज़ हैं, कौन से डॉक्टर्स हैं। तो इस सीरीज़ में मित्रों सबसे पहले आते हैं जनरल प्रैक्टिशनर्स, या जिनको हम कहते हैं फैमिली फिजिशियंस भी उन्हीं को कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स किस प्रकार के लो बैक पेन डील करते हैं, मैं भी आपसे आगे चर्चाएं करूंगा। थर्ड नंबर पे आते हैं न्यूरो फिजिशियंस। नर्व से रिलेटेड अगर वो पेन है तो निश्चित रूप से ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी न्यूरो फिजिशियंस की ओपिनियन लेते हैं या उनको रेफर करते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है न्यूरो सर्जन्स। अगर कोई ऑपरेटिव इंटरवेंशन है तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो स्पाइनल सर्जरी प्रैक्टिस करते हैं, या न्यूरो सर्जन्स, तो स्पाइनल सर्जन्स या न्यूरो सर्जन्स। नेक्स्ट स्पेशलिटी आती है रूमेटोलॉजिस्ट। अभी मैं आपसे अगले प्रश्न में चर्चा करने वाला हूं कि ये रूमेटोलॉजिस्ट कौन से पेन्स को डील करते हैं, कौन से बैक पेन को डील करते हैं। तो और आखिरी में आता है इन सबको असिस्ट करने वाले एक थेरेपिस्ट जो कहलाते हैं फिजिकल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट। तो उम्मीद करता हूं मित्रों इस प्रश्न के बारे में आपके दिमाग में ये क्लियर पिक्चर बन गया होगा कि अगर, और एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अपने को गायनेकोलॉजी मीन्स डिलीवरी होने वाली है या 8-9 महीने के दौरान जो बैक पेन होती है, आपकी जो ऑब्स्टेटिशियन है वो अपने आप में सक्षम है, आपको पूरी बातों को समझाने के लिए सक्षम है, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान उसके कारण बैक पेन होती है मित्र। तो ये तमाम स्पेशलिटीज़, और ये इस प्रश्न का उत्तर है कि कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ इसमें ये कंप्लेंट को डील करती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी डिसीज प्रोसेसेस, प्राइमरी पैथोलॉजीज इन बैक पेन। अब ये अपन पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट पे चर्चाएं कर रहे हैं। तो पहला आता है मैकेनिकल बैक पेन, जिसको हम ऑर्थोपेडिक सर्जन्स डील करते हैं। जो 80 to 90% बैक पेन जो होता है वो मैकेनिकल बैक पेन होता है, और मैकेनिकल बैक पेन कितने प्रकार का होता है मैं अगले प्रश्न में चर्चा करूंगा। दूसरा होता है रूमेटोलॉजिक। तीसरा होता है स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथीज। चौथा होता है इन्फेक्शन। पांचवा होता है इन्फिल्ट्रेटिव और ट्यूमर डिसऑर्डर्स, किसी प्रकार के कोई कैंसर डेवलप हो जाए स्पाइनल रीजन में, बोनी रीजन में, जो कि मेटास्टेटिक ट्यूमर्स जो हैं, अक्सर बोन में जो मेटास्टेसाइज होते हैं वो बैक पेन करा सकते हैं। फिर आता है एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक कारण। अगला आता है हेमेटोलॉजिक रीजंस के कारण, न्यूरोलॉजिक एंड साइकियाट्रिक रीजंस के कारण,
और रेफर्ड पेन। सो ये प्राइमरी पैथोलॉजीज हैं जो बैक पेन में हम डील करते हैं। हिस्ट्री के ज़रिए पूरी जो कहानी है पेशेंट्स की वो हम समझने का प्रयास करते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ को हम डील कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो ये दूसरा प्रश्न पूरा होता है। तीसरे प्रश्न पर पेन एंड हाउ इट इज गेटिंग कॉज्ड। मैकेनिकल बैक पेन जो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन्स डील करते हैं वो होता है 3 मुख्य कारणों से। किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाए, कुछ एक्सेसिव वेट उठाने में आया, ठीक है, इंजरी, लिफ्टिंग हेवी वेट, या इफ यू आर नॉट accustomed टू लिफ्ट दैट हेवी वेट एंड यू सडनली लिफ्ट इट। अब यहां पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, व्हाट इज द सेफ लिमिट व्हाट वन कैन कैरी इजीली। सो दैट इज 10% ऑफ योर बॉडी वेट इज द सेफ लिमिट what you can carry. An average male person is assumed to be 70 kgs of body weight, so he can very comfortably carry 7 kgs what airlines do permit inside the hand carry to carry in, that is 7 kgs. So that is the most safest weight what one can carry, unless you have been doing regular exercises to strengthen your back muscles, then only you should attempt to lift heavier weights. Next is overuse. Excessive usage of anything can be a problem. Any unaccustomed act, as I said just now, lifting too much of weight, then comes injury and then comes deformity. So mechanical back pain is which is dealt primarily by we as orthopods, can result from injury, can result from mechanical strain, can be because of injury and deformities in the spine. अब अगला प्रश्न आता है मित्रों, अक्सर लोग पूछना ये चाहते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के ही पास बैक पेन अगर डील होता है तो वो क्या क्या डील करते हैं, या यूं कहें जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैकेनिकल बैक पेन इज बीइंग डेल्ट बाय ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। तो सबसे पहला उसमें होता है एक्यूट लंबैगो, मींस कुछ मसल्स जो हैं कमर की वो फट जाती हैं, जिसको लंबोसैक्रल स्ट्रेन भी कहते हैं। आप सुबह सुबह उठे, रेस्टिंग फेज में थे, जैसे ही आप नीचे झुके मुंह धोने के लिए वॉश बेसिन पे, सडनली एक कैच कमर में बैठ जाता है और आपको 1, 2, 3 दिन 4 दिन रिकवर होने में लग जाते हैं। सो दीज आर काइंड ऑफ कॉमन कॉजेस एंड मैकेनिकल बैक पेन में 80% केसेस आर acute lumbagos, which is a sudden onset of back pain because of sudden catch. Again, causes are the same what I said in the previous question. सेकंड नंबर पे आता है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। डिस्क की प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा विस्तृत में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं, अलग अलग फेजेस उसकी होती हैं। बल्ज होता है फर्स्ट फेज, सेकंड होता है हर्निएशन, थर्ड होता है प्रोलैप्स और फोर्थ होता है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन मतलब अपनी जगह से डिस्क निकल करके ऐसी फेज में चली गई जो कैल्सिफाइड हो गई है, जिसके रिटर्न होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक डिस्क की प्रॉब्लम अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये बिल्कुल क्रॉनिक है, हमेशा के लिए बनी रहती है। लोग मुझसे आकर के कई बार कहते हैं कि साहब हमको 5 साल पहले से डिस्क की प्रॉब्लम है। ये डिस्क की प्रॉब्लम 5 साल तक लगातार बनी नहीं रहती है। इफ़ यू हैव बिकम फंक्शनल, if your pain is gone, very likely that the disc was gelatinous and it has gone back. If it persists for very prolonged period of time, it can become extruded, it can move out of its place and can become extruded and can become calcified. That is the only indication for getting it operated. Most common patients who need operations are those who have extruded disc, depending on the progression of the neurology
then and if all the conservative means have been tried, then also we do consider doing surgery. थर्ड आता है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस मतलब जो स्पाइनल कैनाल है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड ट्रेवल करती है, वो धीरे धीरे डीजनरेटिव प्रोसेस या और भी कई कारण होते हैं, उनसे नैरोइंग होने लग जाता है अगर, तो उस परिस्थिति को कहते हैं स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। और ये अक्सर मैनिफेस्ट करता है जैसे आप थोड़ी देर चलने लगे, चलते चलते दर्द होने लगा, जब आप रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, दर्द आपका चला जाता है, फिर चलना चालू करते हैं, थोड़ी दूर फिर चल लेते हैं, और ये ग्रेजुअली डिटोरिएटिंग डिस्टेंस होने लगता है। इस परिस्थिति को कहते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस, और इस फिनोमेना को कहते हैं न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। इस पर बहुत विस्तृत में चर्चा अभी करना उचित नहीं लगता, फिर कभी इसको और डिटेल में डील करूंगा। चौथा आता है मित्रों स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस मतलब एक वर्टिब्रा, ऊपर वाला वर्टिब्रा नीचे वाले वर्टिब्रे के आगे चला जाता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में वो अपनी पोजीशन छोड़ देता है, अलाइनमेंट लॉस हो जाता है और आगे पीछे होने लगता है। जब आगे होता है उसको कहते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, जब पीछे जाने लगता है उसको कहते हैं रेट्रोलिस्थेसिस। तो ये भी एक कारण जो है, ये डायनामिक कारण हो जाता है पेन का। ऐसे में पेशेंट पेन अगर पीछे की तरफ जब स्पाइन लेता है तब उसको दर्द ज़्यादा होता है, जबकि एक्यूट लंबैगो में और डिस्क के पेशेंट्स में जब फॉरवर्ड बेंडिंग करेगा, जब फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन करेगा, तब उसको दर्द ज़्यादा होगा। पांचवा कारण आता है मित्रों स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस जो एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए स्पाइनल वर्टिब्रीज, वो अगर कर्व्ड होने लग जाती है उस परिस्थिति को कहते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस इज वन सच एंटिटी विच इज डेल्ट एक्सक्लूसिवली बाय spinal orthopedic surgeons. It's a deformative corrective surgery, and mostly these patients are all adolescents who, if the curve progresses very fast, then it definitely needs to be operated. But by and large, majority of scoliotic patients are milder forms. They do not progress very fast, and they can lead a very comfortable normal life. Only 5 to 10% patients having scoliosis of remarkable degree may progress faster and may need surgery. इसी को मैं हिंदी में समझा देता हूँ एक मिनट मित्रों। ये जो स्कोलियोसिस है, ये जो स्पाइनल कर्वेचर्स के कारण होता है, ये बहुत कम लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के वाले, मतलब 8 साल से 14 साल के लोग, ये अगर प्रोग्रेशन होता है तो इनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा ये ब्रेसिस और इन चीज़ों के ज़रिए स्टेबिलिटी में चले जाते हैं और फिर प्रोग्रेशन उनकी बंद हो जाती है। लेकिन उनको लंबे समय तक फॉलोअप लगता है। अगर रेस्पिरेटरी एम्ब्रेसमेंट होने लगती है, कहीं ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी सारे केसेस में आवश्यकता पड़ती है उनको ऑपरेट करने की, फिक्सेशन करने की। फिक्सेशन के भी, डिफॉर्मिटी करेक्शन के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा। और अगले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम अब आते हैं कि ये जो मैकेनिकल बैक पेन है, क्या क्या कारणों से, क्या क्या लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये बैक पेन हो सकता है। किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट में क्या कारण से हो रहा है ये कहना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ये सब वो हमारी लाइफस्टाइल्स हैं जो कॉम्बिनेशन में एक्ट करती हैं। एक पेशेंट में किस कारण से हो रहा है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बारी बारी से मैं आपको एक एक कारण समझाऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। पहली चीज़ है मित्रों एक्सेसिव सिटिंग। एक्सेसिव सिटिंग आजकल हम लोग देख रहे हैं, कोरोना काल में मेजॉरिटी लोगों की वर्क फ्रॉम होम की लाइफस्टाइल लोगों की बन चुकी है। एक्सेसिव सिटिंग एंड सिटिंग इज मोर डेंजरस देन स्मोकिंग। इस पर मैं एक पहला वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक भी डाल दूंगा, आप रेफरेंस के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो एक्सेसिव सिटिंग इज वन मेजर रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लो बैक पेन। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी टिप है
कि आप लगातार न बैठें, कितना भी कस्टमर केयर या कोई भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन क्यों ना हो, 1-1.5-2 घंटा मैक्सिमम के बाद आप अपनी पोजीशन से उठ करके एटलीस्ट 15 से 20 कदम चल के वापस आकर आपकी अपनी चेयर पे बैठिए। ये बहुत ज़रूरी है मित्रों। लगातार 8, 10, 12 घंटे बैठने से बैक की मसल्स कमज़ोर हो जाया करती हैं और बैक पेन होने लग जाता है। और फ्रीक्वेंट एपिसोड्स कैन रिजल्ट इन कन्वर्जन ऑफ एक्यूट बैक पेन टू क्रॉनिक बिकॉज द मसल्स हैव बिकम क्वाइट वीक। मांसपेशियां कमज़ोर हो जाने की वजह से ये दर्द लगातार बना रहने लग जाता है। दूसरा कारण है मित्रों पुअर पोस्चर्स। अगर मैं इस तरीके से स्टूप बैठ रहा हूं या हम ड्राइविंग के टाइम पे भी या लगातार जब हम बैठते हैं तो पुअर पोस्चर्स अगर अपन अडॉप्ट करते हैं उसके कारण भी अक्सर ये पेन होने लगता है। अक्सर लोग कहते हैं कि ड्राइविंग के बाद, लंबी दूरियों की ड्राइविंग के बाद बैक पेन होता है। ये पोस्चर करेक्शन बहुत ज़रूरी है। एर्गोनॉमिक्स आपको एड्रेस करना पड़ेगी। हम क्या पोजीशन में बैठ रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एज फार एज पॉसिबल आपकी जो भी बैक होती है उसका सपोर्ट लेना आप अवॉइड करें ताकि मसल्स को आप अपने आप ताकत प्रोवाइड करते रहेंगे। लगातार आप बहुत ज़्यादा ऐसे टेका लेना या बैक सपोर्ट लेना बहुत अच्छी आदत में नहीं आता है। बहुत कंफर्टेबल सिटिंग यही होती है कि लेग्स, नी और थाई का 90 डिग्री एंगुलेशन, थाई और ट्रंक बॉडी का 90 डिग्री का एंगुलेशन, दिस इज मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन। थर्ड कॉजेस में आता है हर्निएटेड डिस्क। जैसा अभी मैंने आपसे चर्चाएं करी है, हर्निएटेड डिस्क में भी अक्सर मतलब जो लगातार छोटे छोटे बैक पेन्स होते रहते हैं, हम इग्नोर करते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। 2-4 दिन में चूंकि वो ठीक हो जाया करता है। दैट इज बेसिकली इंजरी टू द एन्युलर फाइब्रोसिस, एंड एन्युलर फाइब्रोसिस इंजरी विल further lead to development of rent, and from that the gelatinous disc will leak out, resulting in compression of the nerve root going into the lower limbs, and that is how what we commonly call it sciatica pain. And any radiating pain which is most likely being caused by the compression by the disc is because of the herniation what has happened at that particular level. फोर्थ कारण है मित्रों स्ट्रेस। ऑफ कोर्स मैं स्ट्रेस के ऊपर एक अलग वीडियो बहुत शीघ्र ही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ पिछले दिनों काफ़ी व्यस्तताएं रही, मैं आपसे उतना रेगुलरली मुखातिब नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेस के ऊपर बहुत जल्द ही आपके साथ एक बहुत डिटेल में मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन अभी एक ये समझ लीजिए कि लो बैक पेन में स्ट्रेस का अपना रोल होता है। हम जितना मेंटली रिलैक्स रहेंगे, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, उससे निश्चित रूप से राहत मिलती है। फिर आते हैं फ्रैक्चर्स। कई बार इंजरीज हो जाया करती हैं, कई एल्डरलीज में ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाया करते हैं, कई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के कारण फ्रैक्चर्स हो जाया करते हैं। बहुत सारे इंजरीज जो हैं वो स्ट्रेंस और इनफ्लेक्सिबिलिटी। अक्सर हम स्पाइन की रेगुलर एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, अक्सर कुछ न कुछ हैवी लिफ्ट कर लिया, कुछ ऐसी चीज़ अनकस्टम्ड एक्ट्स हमने कर लिए जिनके कारण हम अगर आदी नहीं हैं, या सडनली अगर हम रेगुलर एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं और सडनली हमने बैडमिंटन खेलने चले गए तो इट कैन हैपन कि आपको सडनली पेन बैक पे होने लग जाए। अगला आता है मित्रों अनसुटेबल फुटवियर या यूसेज ऑफ हाई हील्स। हाई हील्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा ताकि आप उसके बारे में और डिटेल में जानकारी पा सकें। बट यस, हाई हील्स यहां पे इतना मेंशन मैं जरूर करना चाहूंगा। हाई हील्स रिजल्ट्स इन हाइपर लॉर्डोटिक कर्वेचर, लंबर स्पाइन और सैक्रल, लंबोसैक्रल एंगल ये इंक्रीज होने लगता है आफ्टर प्रोलॉन्ग यूसेज ऑफ। मैंने उसमें उस वीडियो में एक वीडियो भी एक्सरे भी पब्लिश किया है जो
10 से 15 साल अगर किसी ने लंबे समय तक हाई हील्स का इस्तेमाल किया है तो डेफिनेटली हाइपर लॉर्डोटिक स्पाइन इस प्रकार से होने लग जाया करती है। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं मित्रों, आपको समझना, आपकी जानकारी में ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर अपने घर की महिलाएं हाई हील्स रेगुलरली पहन रही हैं तो आप ये नॉलेज रखिए इन बातों का कि उनको आप डिस्करेज करें, और अगर पहनना ही है, बहुत ज़रूरी है, तो ब्रॉड बेस पहने, न कि पेंसिल हील्स का इस्तेमाल करें। पेंसिल हील जो अपने आप में स्टेबल नहीं हो सकती, जरा सा आप उसको टिकल करेंगे तो वो सैंडल नीचे गिर जाती है। तो वो इतने बड़े 60-70 kg की बॉडी को किस प्रकार से स्टेबल रख सकते हैं, ये समझने वाली बात है। ये ठीक है कि वो सिर्फ एक पार्टी वियर के तरीके से हो सकता है, बट एज फार एज पॉसिबल अवॉइड वियरिंग पेंसिल हील्स। इफ नीडेड one can use broad based heels. Last but not the least is vitamin D deficiency. Vitamin D deficiency के ऊपर भी मैं 3 वीडियोस अभी तक बना चुका हूँ, मैं उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए ज़रूर सबमिट कर दूंगा ताकि आप उनको भी देख सकें अगर आपने पहले नहीं देखा है। तो मित्रों, आज का मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत कुछ लोग जो बैक पेन से सफ़र कर रहे होते हैं उनकी जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा है। और कंटेंट पसंद आया हो लाइक कीजिए, थम्स अप पे क्लिक करें। आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं इस बार अपना नंबर भी आपको सबमिट कर रहा हूँ ताकि आपके जो भी कोई प्रश्न हो मुझे पर्सनली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करिए मित्रों लोक टॉक्स को, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि नए वीडियोस अपलोड होते ही आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बी हैप्पी, वेल्दी एंड बी एट द टॉप ऑफ द mental health as well. Thank you very much. Take care. Bye-bye.